आज की रात ईरान फिर दोबारा कोई बड़ा हमला करने जा रहा है इसराइल जी पर। और वो ऐसा हमला करेगा कि इसराइल का नामो निशान तक मिट जाएगा। 6 से ज्यादा आपके मुस्लिम ममालिक के ऊपर अमरीकी अड्डे हैं और जब ईरान उनके ऊपर हमला करता है और आपके मुस्लिम ममालिक ये कहते हैं कि हमारी खुद मुख्तारियत को चैलेंज किया और हम अब हक रखते हैं रिटेलिएट करने का, तो भैया आपको किसने कहा था कि अमेरिका को अड्डे दें? कौन वो ऐसा एजेंट था कि जिसने एक एक लम्हे की खबर दी कि आयतुल्लाह खामनेई इस वक्त ऑफिस के अंदर पहुंच चुके हैं, इस वक्त वो मीटिंग कर रहे हैं। ईरान अगर तबाह बर्बाद होता है तो उसके बाद पाकिस्तान के बाद फिर उनका पूरी दुनिया के ऊपर आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। इन तमाम सर्कमस्टांसेस के बावजूद जो मामलात हैं, पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर खुल के आके ईरान का साथ देगा? नहीं। क्यों नहीं देगा? वजह क्या है इसके पीछे? ईरान एक आज़ाद खुद मुख्तियार मुल्क है, आपको पता होना चाहिए। हमारे पूरे खित्ते के अंदर एक वाहिद मुल्क है जो कि आज़ाद और खुद मुख्तियार है, और सीना चौड़ा करके जो सीना चौड़ा करके अमेरिका को, यूएन को, नेटो को, इसराइल को कहा जी हम खड़े हैं, बिल्कुल जो करना कर लो। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, हाल ही में चंद घंटे पहले अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है और उस हमले के नतीजे में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई जामे शहादत नोश कर गए और उसके साथ साथ वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस के सरबराह जो हैं वो भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। इस वक्त जो मशरक़ वस्ता के सर्कमस्टांसिस हैं वो इंतहाई कशीदा हैं और इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आ चुका है कि अगर आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद उन्होंने बदला लेने की कोशिश की तो इसके बाद भयानक अंजाम होगा ईरान का। अब सवाल यह है कि ईरान के साथ अब कौन कौन इस्लामी मुल्क जो खड़े होने जा रहे हैं और कौन सा वो ऐसा मुल्क था जो अपने आप को तो इस्लामी मुल्क कहता है लेकिन वो अपने ही मुसलमान भाइयों की पीठ के पीछे खंजर घोंपता रहा और उसके साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई करवाने में उस खलीजी मुल्क का क्या किरदार था और अब तक के क्या मामलात हैं और आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के पीछे असल कहानी क्या है, इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई, किस तरह मोसाद के एजेंट जो हैं वो उसी जगह पर मौजूद थे और उनको इंफॉर्मेशन किस तरह पहुंचती रही, नेतन्याहू के पास तस्वीर कैसे गई। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, इंटरनेशनल अफेयर के साथ का ताल्लुक है अली तलत साहब। इनसे जानते हैं कि इस वक्त सर्कमस्टांसिस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस अली तलत। अच्छा बताइएगा कि इस वक्त जो सर्कमस्टांसिस हैं, जो हालात कशीदा हैं वो इंतहाई गमगीन हैं और ईरान के जिसने बहुत सी जंगों में जो कि दीदा दलेरी के साथ वो खड़ा रहा और 1979 के बाद जब इस्लामी इनकलाब आया तो उसके बाद आयतुल्लाह खामनेई 8 साल बाद जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए। तो अभी उनकी मौत जो है उसने एक दफ़ा जो ईरान के साथ साथ इस्लामी ममालिक को भी हिला के रख दिया है कि वो बड़ी गमगीन नाखबर जो है। तो आप क्या कहेंगे कि उनकी मौत के पीछे क्या कहानी थी, कैसे उनको जो है वो बाकायदा तौर पर डिट्रैक करके ऑफिस लाया गया, फिर पूरी मीटिंग बुलाई गई और किस तरह मामलात पेश आए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। बेसिकली जो CIA है वो पिछले 6 माह से बाकायदा इसके ऊपर काम कर रही थी। ठीक है। और उन्होंने अपने जिस तरह जून के अंदर हमला हुआ और वहाँ पे आपको पता है कि इसराइली रिपोर्टर जो है वो एल-तशी बन के वहाँ पे सारे हाउसेस के अंदर आ जा रही थी और बहुत सारे उस वक्त भी बड़े लीडर जो है वो शहीद हो गए। उस वक्त भी कई 100 जो है वो इंटेलिजेंस के जो नुमाइंदे थे या सोर्सेज थे उनको पकड़ा गया और फांसी पर लटकाया गया, जिस पर अमेरिका ने ये कहा था कि ईरान जो है वो आम शहरियों को जो है वो फांसी पर लटका रहा है। और ये अभी जो कुछ अर्सा पहले तकरीबन 2.5 माह पहले उन्होंने जो रजीम चेंज करने की कोशिश की, जिसको हमारे यहाँ हर पाकिस्तानी जो है वो इनकलाब की तशबीह देता है, जिस तरह के बांग्लादेश के अंदर हुआ, श्रीलंका के अंदर हुआ, नेपाल के अंदर हुआ और भी बहुत सारे मुल्कों के अंदर हुआ। बेसिकली वो सारे की सारी अमेरिकी जो है ना वो रजीम चेंज की प्लान होती है और हम ये समझते हैं कि वहाँ पर इनकलाब आ रहा है। तो जब ईरानियों ने उनको पकड़ा और उनको पकड़ने के बाद उन्होंने किया कि अपने ऑफिस के अंदर जितने भी फॉरेन एम्बेसडर्स थे उन सबको बुलाया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर और सबकी वीडियोस चलाई और ये दिखाया कि आम शहरी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं
गुर्बत और महंगाई की वजह से। ठीक है। लेकिन ये जो कुछ मखसूस लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर नकाब पहने हुए हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं, वो खंजरों से हमले कर रहे हैं। किन के ऊपर? पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। बिल्कुल। उन्होंने सबको दिखाया, पूरे प्रूफ दिए और फिर उन्हीं के सामने सबको फांसी पर लटका दिया। अमेरिका ने, यूएनओ ने और इसराइल ने बड़ा एहतजाज किया। माफिया जो है, हाँ जी, ठीक है। उन्होंने बड़ा एहतजाज किया क्योंकि वो उन्हीं के बंदे थे। अब इंसानियत। उनमें से कुछ बच भी गए थे या वो कुछ उस साइड पर उस तरह से सामने नहीं आए जो मास्टरमाइंड थे। अब वो पूरी रिपोर्टिंग कर रहे थे यहाँ पर आयतुल्लाह खामनेई साहब की कि उनकी मूवमेंट क्या है, वो किधर जा रहे हैं और किधर आ रहे हैं। ठीक है। इसराइल टाइम्स या न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरों के ऊपर अगर हम थोड़ा सा देखें तो उन्होंने ये खबर दी है कि हफ्ते की रोज़ सुबह 6 बजे तकरीबन 5 से 6 जो है वो लड़ाका तैयारे इसराइल से प्रवास भरते हैं और ईरानी टाइम 9:40 पर ईरानी कंपाउंड के ऊपर हमला करते हैं। ठीक है। और वो है जिसमें सुप्रीम लीडर का ऑफिस है और एक सुप्रीम कमांडर्स का जो मीटिंग ऑफिस है, वो दोनों अलग-अलग ऑफिस है, उन दोनों पे वो हमला कर देते हैं। और वो हमला इस शदीद नौयत का था कि वो सारी बिल्डिंग जो है वो निस्तो नाबूस होगी और अच्छे खासे गड़े पड़ गए और उसमें वहाँ के जो सुप्रीम लीडर्स हैं वो शहीद हो गए। अच्छा, यहाँ पर भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि पहले इसराइल और अमेरिका ने बाकायदा तौर पर रात की प्लानिंग की हुई थी और ईरानी जो इंटेलिजेंस है वो भी नहीं जानती थी और वो यही सोच रहे थे कि आज रात को हमला होगा, क्योंकि उससे पहले इटली, बरतानिया और पाकिस्तान बहुत से ममालिक ने अपने वहाँ के सफारत खाने में लोगों को कह दिया था, वहाँ से अपने शहरियों को निकलने का कह दिया था। एक जानिब तो वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि चले रात को ये हमला करेंगे, तब तक हम अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। लेकिन हमला दिन के वक्त होता है और सवाल ये है कि कौन वो ऐसा एजेंट था कि जिसने एक एक लम्हे की खबर दी कि आयतुल्लाह खामनेई इस वक्त ऑफिस के अंदर पहुंच चुके हैं, इस वक्त वो मीटिंग कर रहे हैं। और फिर बदकिस्मती से जो ईरान की इंटेलिजेंस की नाकामी इतनी बड़ी थी कि इससे पहले भी कितने उन्होंने बड़े लीडर, हाल ही में हमने देखा कि 5 से 6 उनके जो लीडरान थे वो एक ही हमले के अंदर जो है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। तो इस दफ़ा भी यूं ही हुआ है कि जो उनके इंटेलिजेंस के थे, जो उनके वजीर दिफा थे, वो सब एक मेज़ के ऊपर इकट्ठे बैठे थे। और ये ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी? और उसके बाद फिर नेतन्याहू को पिक्चर भी भेजी गई है। हालांकि जो CNN है, BBC है, बहुत से जो इंटरनेशनल मीडिया वो इसके ऊपर कह रहा था कि आयतुल्लाह खामनेई जो है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले, उनकी मौत वाक़या हो चुकी है, जबकि अभी तक ईरान की जानिब से तस्दीक नहीं हुई थी। तो क्या कहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये है न्यूयॉर्क और इसराइल टाइम्स दोनों उन बड़े जरीदों की खबर है कि हफ्ते की रोज सुबह 9:40 पे वो शहीद हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पिक्चर है अभी तक तो इसकी ईरानी मीडिया ने तस्दीक नहीं की कि ये रियल है या AI है। एक बात। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उस हमले के अंदर शहीद नहीं हुए, ये बाद में जब दूसरे हमले हुए हैं उन हमले के अंदर शहीद हुए हैं, जिसकी सदाकत आज सुबह 8 बजे के करीब जो है 7:30 सवा 7 बजे के करीब जो है वो आयतुल्लाह खामनेई पहले हमले में शहीद नहीं हुए, दूसरे हमले में शहीद हुए। ठीक है। दूसरे हमले में भी वो, जिस तरह आपने पहले सवाल किया कि उनको मीटिंग में लाया गया, तो वो तो अगर पहले हमले में शहीद होते तो उनको मीटिंग में लाने की क्या जरूरत थी? पहली बात। दूसरी बात है कि वो यहाँ से जा चुके थे, वो किसी सेफ हाउस में थे या सेफ कंपाउंड में थे, फिर उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया कि इतने लोग शहीद हो गए, तो अब क्या करना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे एक तो जासूसी एलिमेंट है इंटेलिजेंस का उनका, और दूसरा ये है कि ईरान की अपनी मिस कैलकुलेशन है। दुनिया में हमेशा जब भी जंगें हारी जाती हैं ना, उसमें 2-3 जो बड़ी वजूहात हैं, उसमें एक बड़ी वजह है मिस कैलकुलेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एनिमी। आपने कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना और आपने हर वक्त तैयार रहना है। बिल्कुल। ठीक है। अब जब ये ईरान ने, जब अमेरिका ने, इसराइल ने, UK ने ये ऐलान कर दिया कि हमारे शहरी जो है वो इसराइल से बाहर निकल जाएं, तो उस वक्त उन लोगों को पूरी की पूरी अपनी तवज्जो जो है उस हमले के ऊपर रखनी चाहिए। अब मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है, ना मैं किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम करता हूँ, आम सा एक इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ। तो जैसे ये मैंने खबर पढ़ी तो मैंने उसी वक्त ट्वीट किया और मैंने ये लिखा कि लगता कुछ यूं है कि ईरान के ऊपर हमले की तैयारियां और फैसले मुकम्मल कर लिए गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तकरीबन कोई रात के 3 बजे का वक्त था। अब 6 से 9 घंटे पहले हमले से ये मेरे जैसा एक आम शख्स, एक आम तालिब इल्म अगर ये खबर दे रहा है तो उनके पास तो होनी चाहिए। ये खबर टकरा रही है तो फिर इंटेलिजेंस आखिर जिस होनी चाहिए। अब आपकी दूसरी बात कि इंटेलिजेंस फेलियर, अब ये हुई मिस कैलकुलेशन। इंटेलिजेंस फेलियर ये कह लें कि ईरान खित्ते में एक मुल्क है जो आज़ाद है। ठीक है। अफगानिस्तान में किनकी हुकूमत है? वो कब्जा ही हुआ है। कब्जा हुआ है। अच्छा, उनके बाद जो बाकी अरब ममालिक हैं उन पर किनकी हुकूमत है?
6 से ज़्यादा आपके मुस्लिम ममालिक के ऊपर अमरीकी अड्डे हैं। और जब ईरान उनके ऊपर हमला करता है और आपके मुस्लिम ममालिक ये कहते हैं कि हमारी खुद मुख्तारियत को चैलेंज किया और हम अब हक रखते हैं रिटेलिएट करने का, तो भाई आपको किसने कहा था कि अमेरिका को अड्डे दें? और ईरान ने अमरीकी अड्डों पे हमले किए थे, ना कि सिविल बिल्डिंग्स के ऊपर हमले किए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आपको पहले ही कह देना चाहिए था कि भाई यहाँ से बाहर निकले, ठीक है, या आप यहाँ से हमला नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी हक खुददारियत और हक खुद मुख्तारियत इतनी अजीज है, इज्जत नफ्स आपकी मजरूह हो रही है, तो आपको पहले ही अमेरिका को कह देना चाहिए था कि भाई यहाँ से हमले नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे उस वक्त उस मुल्क के ऊपर हमले होंगे जब कोई हमारे ऊपर हमला करेगा, हम फिर रिटेलिएट करेंगे, हम फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे। उस वक्त क्यों नहीं बोले? और फिर माशाल्लाह आपके फॉरेन एम्बेसडर जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं वो कहते हैं जी हम ईरान की मजम्मत करते हैं कि उन्होंने इस्लामी ममालिक के ऊपर हमला किया है। तो मुझे ये बताएं, आपने ये मजम्मत उस वक्त क्यों नहीं की जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 21 से 26 पोस्टों के ऊपर हमले कर दिए और हमारे नौजवानों को उठा लिया, हमारे कब्जे कर लिए पोस्टों के ऊपर? उस वक्त क्यों नहीं मजम्मत किया आपने? ये तो अल्लाह भला करे हमारी पाकिस्तान आर्मी का, जिन्होंने कुछ ही घंटों के अंदर चौकियों पर कब्जे भी छुड़ाए और अपने नौजवान भी छुड़ाए। उस वक्त क्यों नहीं किया? क्या उस वक्त नहीं पता था कि कतर डायरेक्ट फंडिंग कर रहा है, डॉलर्स में कर रहा है, यूरोज में कर रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत दे रहा है, इंडिया के ये पैसा ट्रांसफर कर रहा है, यूएई कर रहा है, कतर कर रहा है? क्या नहीं पता था? उस वक्त हमारे फॉरेन एम्बेसडर को नहीं पता था वहां पे वो क्या कर रहा है? उस वक्त क्यों नहीं कहा कि हम मजम्मत करते हैं कि हमारी खुद हक खुदारियत को चैलेंज किया गया, हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला किया गया, हम एक आज़ाद खुद मुख्तियार मुल्क है, क्यों हमला किया गया हमारे ऊपर और हमारी क्या गलती है? उसके बाद उस हमला करने के बाद जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक की है, स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने फिर धमकी दी है, फिर उन्होंने कहा कि हम लाहौर और इस्लामाबाद, कराची, पेशावर जैसे बड़े शहरों के ऊपर आपकी तमाम इबादत गाहों के ऊपर हमला करेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। उस वक्त क्यों नहीं हमारे एम्बेसडर ने कहा कि भाई हमें क्यों धमका दे? फिर हमारी फोर्सेज ने दोबारा से उनके ऊपर हमला किया। हम तो एक पुरअमन मुल्क है, हम नहीं चाहते हमारे ऊपर हमला हो। जब हमारे ऊपर हमला होगा तो फिर भाई हम भी करेंगे। तो हमारे ऊपर जब उन्हें रेड अलर्ट इशू हो गया, हर जगह पूरी पुलिस को एक्टिव कर दिया गया और कहा गया कि भाई आपने एक्टिव रहना है कि कहीं पे कोई खुदकश बमबार ना आए। हमारे सारी मसाजिद, मदरसे, इमाम बारगाहें और चर्चिज सब के ऊपर जो है, मंदिर जितने भी थे पाकिस्तान के अंदर, सब के ऊपर हमने एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की, सिविल भी और यूनिफॉर्म में भी, कि भाई कहीं हमला ना हो हमारे ऊपर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर हमने उसके जवाबी कार्रवाई। सवाल ये है कि जनाब इंटेलिजेंस फेलियर तो सबके सामने आ चुका है और इससे पहले भी ऐसे बहुत से गद्दार थे जो ईरान को नुकसान पहुंचाते रहे, उनकी जड़ें जो हैं वो खोख करते रहे। अब सवाल ये है कि आखिर क्या अब आने वाले दौर के अंदर ईरान जो है इन गद्दारों को पकड़ पाएगा और इंटेलिजेंस को अपना वो कैसे पावरफुल कर सकता है? सर सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब ने कहा था कि अगर आपने जंग जीतनी है तो पहले आप अपनी सफ़ों में खड़े हुए लोगों को उड़ा दें। ठीक है। इसीलिए उन्होंने अरब कंट्रीज़ की जो अमेरिकन पोस्ट थी वहाँ पे हमले कर दिए। आज जो CIA बिल्डिंग थी मिडल ईस्ट के अंदर, उन्होंने वो भी उड़ा दी। अच्छा, और अब आ गए आपकी दूसरी बात ये है कि ईरान एक आज़ाद खुद मुख्तियार मुल्क है। आपको पता होना चाहिए हमारे पूरे खित्ते के अंदर एक वाहिद मुल्क है जो कि आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार है, और सीना चौड़ा करके अमेरिका को, UN को, नेटो को, इसराइल को कहा जी हम खड़े हैं, बिल्कुल जो करना कर लो। अच्छा, अब जब उस वक्त ईरानी जो लीडर्स शहीद हुए हेलीकॉप्टर्स के अंदर और बाकी जगह पर, तब भी यही कहा जा रहा था कि ईरान का क्या होगा, ईरान तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। भाई वो एक आज़ाद खुद मुख्तियार मुल्क है और वहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स हुकूमत नहीं करते। देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी जो प्लान करती है वो 50 साल का करती है। प्रेशर ग्रुप प्लान करते हैं 4 से 5 साल का, जो उनका हुकूमत का टन्योर है। जिस तरह पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून क्या करती है, PTI क्या करती है, पीपल्स पार्टी क्या करती है, यार हमारी हुकूमत है, इसके दरमियान ये काम होना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, इनको कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर या इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो प्रेशर ग्रुप की डेफिनेशन ये है कि जो 4 से 5 साल या ज़्यादा 10 साल तक प्लान करे। बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी है 50 साल से 100 साल का लॉन्ग टर्म प्लान करती है कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने और हमने अपनी इसी तरह जमात बनानी। अब एक लीडर शहीद हुए तो दूसरे आ गए, दूसरे हुए तो तीसरे आ गए, तीसरे हुए तो चौथे आ गए। पहले ऐसे हुआ नहीं है। आप शहीद हुए हैं और पिछले दफा क्या हुआ है, उन्होंने सुबह हमले कर दी, सारी लीडरशिप जो टॉप क्रीम थी, एलीट क्लास थी, सारी शहीद हो गई। उन्होंने उनको दफनाया, तदफीन की, जनाजे पढ़े और उसके बाद क्या किया, उन्होंने आग नहीं लगाई, जलाओ घिराव नहीं किया। जिस तरह मोहतरमा बीबी शहीद के ऊपर जब शहीद हुई तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी गई थी। दूसरी लीडरशिप आई और उन्होंने बताया कि भाई तुमने हमारे ऊपर हमला किया, आप भुगतो। बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या, अमेरिका पूरी दुनिया में ढंढोरे पीटता फिर रहा था, पाँव पकड़ता फिर रहा था कि खुदारा
हमले से बचाओ हमें। इसराइल ने पहले जाके अमेरिका के पाँव पकड़े, फिर अमेरिका कभी रशिया जा रहा है, कभी ईरान चाइना जा रहा है, कभी यूके जा रहा है, कभी पाकिस्तान की मिन्नत तरले कर रहा है, कभी सऊदी अरब की मिन्नत तरले कर रहा है, खुदा रहा हमले रुकवाओ। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर जो ईरान अपने सुप्रीम लीडर का बदला लेने के लिए हम पर एक दफ़ा फिर जो है वो बड़ा ताबड़तोड़ हमले हम पर करेंगे, लेकिन मैं उनको फिर से आगाह करना चाहता हूं कि अगर वो ये गलती करेंगे तो इसका इंजाम उन्हें बड़ा भयानक भुगतना पड़ेगा, बहुत बड़ा उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आप क्या कहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो सर्कमस्टांसिस लम्हा ब लम्हा चेंज होते जा रहे हैं और 1 मिनट के बाद कोई नई खबर सुनने को मिल रही है। जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक जो है तेहरान के अंदर, जो ईरान के शहरों के अंदर इसराइल की बमबारी, उसके जो मिसाइल हैं वो दोबारा से होना शुरू, और अब तक जो अमवात हैं वो तकरीबन 200 से ज़ायद हो चुकी हैं, ठीक है, शहीद जो हो चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब अगर अमेरिका दोबारा से हमला करता है तो क्या नुकसान होगा? सर, अमेरिका जितना जो मर्जी कर ले, ईरान बाज नहीं आने वाला, ठीक है। उनका जो जिब्राल्टर है जो 13 कुछ मिलियन डॉलर्स का है, दुनिया का सबसे महंगा बहरी बेड़ा, वो पहले खड़ा हुआ था 180 नॉटिकल माइल के पीछे, अब 520 से भी ऊपर चला गया। क्यों इतना पीछे लेकर गए हैं? वहां पे 2 F-35 जो फाइटर तैयारे थे वो नकारा हो गए हैं। उनकी जो सप्लाई है पेट्रोलियम की और बाकी चीज़ों की वो बंद हो गई है। उनके जो मवासलाती निज़ाम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो कट ऑफ हो गया। तो कहाँ से करेंगे? ठीक है। और ईरान ने जो नुकसान उठाना था उठा लिया। 86 साल उनका बुजुर्ग लीडर वो शहीद हो गया, इससे बड़ा उनका नुकसान क्या होना था? बिल्कुल ठीक है। देखो, अगर वो जो उनके जो क्या कहते हैं वो शाह साहब हैं, साहबका शहनशाह साहब, वो कह रहे हैं जी मैं शाहरान जी मैं ये कर दूंगा और अब मुल्क आज़ाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई उसका दादा भी कब्र से उठ के आ जाए ना तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब वो जो उनकी पॉलिटिकल, देखिए मैंने पहले कहा है कि वहाँ पे प्रेशर ग्रुप नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम है और वो इनकलाबी सिस्टम है और उनकी बाकायदा एक तरबियत हुई है। ऐसे नहीं हुई है कि 4 लोगों ने छितर मारे और वो डर के भाग जाएंगे, वो खड़े रहेंगे और बाकायदा रिटेलिएट करेंगे। और जिस तरह रात ईरान ने कहा था कि आज की रात दुनिया को पता लगेगा कि ईरान कितना ताकतवर है, आज फिर वो बताएगा कि ईरान अमेरिका के जो आज की रात ईरान फिर दोबारा कोई बड़ा हमला करने जा रहा है इसराइल पर। ठीक है। और वो ऐसा हमला करेगा कि इसराइल का नामो निशान तक मिट जाएगा। ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ईरान के पास कौन कौन सी एटमी पावर हैं? ईरान के पास सारा कुछ है, लेकिन अभी एटमी पावर उन्होंने नहीं चलानी जब तक है, क्योंकि उनका ये मुद्दा है, अगर वो एटमी पावर चला देता है तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा अपनी सेफ साइड लेने के लिए। ठीक है। और ये दुनिया के अंदर एक टेक्निक होती है कि आप रिटेलिएट करें, ऑफेंसिव ना हो, डिफेंसिव मोड में रहें। ठीक है। तो अगर ईरान के ऊपर एटॉमिक हमला होता है तो फिर ईरान भी बीच में आएगा, नॉर्थ कोरिया भी आएगा, चाइना भी आएगा और अमेरिका भी आएगा। ये मैं आपको पहले अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के हमले के पीछे, जो हाल ही में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, इसके पीछे कौन से खलीजी ममालिक शामिल हैं जो पाकिस्तान के दोस्त भी बनना चाहते हैं जबकि वो पीठ में छुरा भी घोंप रहे हैं? सर, कतर और यूएई, आप बिला झिझक इनका नाम डायरेक्टली ले सकते हैं। फिर पीछे 2-3 और मुल्क हैं जिनका नाम जरा आप अभी थोड़ा तहम्मुल से। ठीक है। ये 2 मुल्क हैं और इन दोनों को पोस्ट बनाई है इसराइल की और अमेरिका की। ओके। ठीक है। और इंडिया की भी। इसराइल तो खुद कतर में, उसने, आपको पता नहीं, रिसेंट उसने धमाके ये जैसे ही हमने देखें, वो फिर एक, जब आपकी बात ना मानी जा रही हो ना, छोटा भाई बड़े भाई को थप्पड़ नहीं मारता या बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं मारता, तो जब वो बात नहीं मान रहे थे तो उन्होंने हमला कर दिया। और वो तालिबान के ऑफिस के ऊपर किया था। ठीक है। क्योंकि तालिबान बात नहीं मान रहे थे, तालिबान वो स्पेस नहीं दे रहे थे, बगराम एयरपोर्ट जो है वो नहीं दे रहे थे। अब इंडिया आपके सामने इसराइल से मुलाकात करके आया। आपको पता है परसों रात इंडिया ने जैसलमेर के ऊपर जो उनका पोर्ट है, एयरपोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने MiG-21 की पूरी वो प्रैक्टिस की है। उसको क्या कहते हैं, रनवे। हाँ, रनवे के ऊपर जो है वो पूरा फ्लैग मार्च किया। ठीक है। और परसों रात से खतरात हमारे ऊपर मंडला रहे हैं। और तो इसराइल की तरफ से इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि ये धमकी भी आई है मुबैना तौर पे कि ईरान के ऊपर हमला करो, नहीं तो इंडिया तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। ये तो मेहरबानी है कि इस वक्त जो सेटअप बैठा है उन्होंने थोड़े से होश के नाखून लिए। ठीक है। तो अच्छा, ये 2 मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। भाई वो उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश ये है कि ग्रेटर इसराइल बन जाए, उसमें हमारा पूरा बलूचिस्तान का ही खित्ता और ईरान जो है
वो इसराइल के कंट्रोल में आ जाए। अच्छा, डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जो स्पीचेज़ हैं वो काफ़ी हद तक वायरल हो रही हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं एक दफ़ा फिर ख़बरदार करना चाहता हूँ पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को और ज़िम्मेदारान को कि ईरान के बाद जो है वो अगला नंबर जो है वो पाकिस्तान का हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ईरान के ऊपर हमले के बाद अगर मज़ीद जो है उनको वहाँ पर पसपाई का सामना करना पड़ता है, तो क्या ये मामला इस्तांबुल और इस्लामाबाद की जानिब भी आ सकता है? इसमें कोई शक नहीं है। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, शाह सैयद अहमद रायपुरी। उन्होंने कहा था किसी ज़माने में, अख़बारात के अंदर लिखा हुआ है कि अगर गहरे समंदरों में 2 मछलियाँ भी आपस में लड़ रही हैं ना, तो इसका मतलब है साम्राज्य की चाल है। हुँ, ठीक है? और उन्होंने कहा था सबसे पहले कि ईरान अगर तबाह बर्बाद होता है तो उसके बाद पाकिस्तान, और हुँ, पाकिस्तान के बाद फिर उनका पूरी दुनिया के ऊपर आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। हुँ, क्योंकि चाइना और रशिया को कंट्रोल करने के लिए यही 2 सी पोर्ट्स हैं। ठीक है जी, एक गवादर और दूसरा वो चाबहार, हुँ, जहाँ से इज़िली रशिया और चाइना को कंट्रोल किया जा सकता है। हुँ, अभी अगर आप जो मलक्का स्ट्रेट है, वो उसके ऊपर भी अमेरिकी बेड़े खड़े हैं, ताइवान के गिर्द भी खड़े हैं, हुँ, जापान में भी खड़े हैं। हुँ, तो बेसिकली उनका मेन हदफ तो चाइना और रशिया है। हुँ, ठीक है? बेसिकली ये जो जंग है ना, वो मुसलमान, यहूदी या ईसाई की नहीं है, ये जंग है कैपिटलिज़्म की और कम्युनिज़्म की। ठीक है। ठीक है? हुँ, अब दरमियान में हम उनकी राह में रोड़े हैं, हुँ, तो उन्होंने फिर पहले हमें को चलना है। ठीक है, ठीक है? रास्ता हमवार करने ठीक के है। लिए। और इसमें कोई शक नहीं है हुँ, कि उन्होंने अगर किसी न किसी तरह हमें बख्शने की कोशिश भी की, तो वो हमारा आधे से ज़्यादा जो है वो केपीके और पूरा बलूचिस्तान और कुछ इलाका जो है वो सिंध का उन्होंने हमारे से छीनना ही छीनना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अगर ईरान इस खित्ते से हट जाता है उनके आगे से। हुँ। अच्छा, चाइना भी बड़ी भीगी-बिल्ली की तरह आता है, मज़म्मत करता है, फिर पीछे चला जाता है। तो आपको हुँ। क्या लगता है कि अगर चाइना इसी तरह खामोश रहा तो कभी जंग उसके दरवाज़े पे भी आ सकती है? यार देखें, जंग तो अब हमारे दरवाज़े पर भी आई हुई है। हुँ, तो हमने कौन-सा जो है वो हम यहाँ से अमेरिकन एम्बेसीज़ बंद कर दी हैं, हुँ, या अमेरिका ने क्यों नहीं कहा? ये सवाल अब मेरा आपके ऊपर है हुँ, या मी ऑडियंस के ऊपर है कि अमेरिका ने ये क्यों नहीं कहा कि पाकिस्तान से जो है हमारे शहरी जो है वो बाहर आ जाएँ? क्योंकि हुँ, ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, तो हो सकता है पाकिस्तान हमला कर दे। हुँ। क्यों नहीं कहा? वो तो सर ये तो बच्चा-बच्चा जानता है कि पाकिस्तान और जो गठजोड़ नेक्सस जो है वो तो सब जानते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरा फिर आपसे सवाल है कि वो उस हुक्मरान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जिसने 2 दफ़ा ट्रंप को पीस नोबेल प्राइज़ इनाम का कहा था? हुँ। शहबाज़ शरीफ साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर जिन्होंने मैं ये डोनाल्ड ट्रंप को 2 दफ़ा हुँ, जो नोबेल इनाम है हुँ, पीस प्राइज़ वो देने हुँ। का कहा है कि इसने बहुत से साउथ एशिया की जो इंसानियत है उसको उसको इसने बचाया, ठीक है। बचाया। सर लोग या बड़े-बड़े जर्नलिस्ट अब कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को नोबेल प्राइज़ की जो नॉमिनेशन है वापस ले लेनी चाहिए। हुँ। मैंने तो उसी दिन कह दिया था जिस दिन ट्रंप ने ये कहा था कि पाकिस्तान शुक्रिया अदा करे, ख़ास तौर पे शहबाज़ शरीफ, अगर मैं जंग ना रुकवाता तो शहबाज़ शरीफ साहब इंडियन हमले में मारे जाते। हुँ, उसी दिन वापस ले लेना चाहिए था। उसी दिन कहना चाहिए था कि भाई हमसे गलती हो गई, तुम इस काबिल ही नहीं हो। हुँ, ठीक है, चलो उस दिन भी बात होगी। पिछली जंग पे जो इसराइल के ऊपर जो है वो इसराइल ने जंग मुसल्लत की ईरान के ऊपर हुँ, जून के अंदर, उस वक़्त भी आपको कह देना चाहिए था। चलें आपने उस वक़्त भी नहीं कहा, तो अब आप कह देते हैं। हुँ। ये तो दोबारा फिर बगलगीर हुए हैं, फिर दोबारा से उन्होंने सो अब क्यों नहीं कह रहे? हुँ, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बच्चा-बच्चा जानता है। बचा-बचा जानता है, हमें ठीक है। कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब नए हरमुज़ बंद होने से क्या नुकसान हो सकता है? सर आपने हरमुज़ बंद होने से ना, एक तो पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। हुँ, पेट्रोलियम मसनूआत महँगी होंगी क्योंकि हमारा पेट्रोल भी वहीं से आता है। हुँ, और फिर महँगाई की एक लहर जो है वो पूरी दुनिया में दौड़ेगी। ये हुँ, जंग अभी ख़त्म नहीं होनी। महँगाई का जो तूफ़ान है ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा, और इसकी लपेट में लाखों नहीं करोड़ों लोग लुक़मा अजल बन जाएँगे। क्योंकि हुँ, इससे 35 से 50% जो ऑयल की जो तरसील है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो इसी हरमुज़ से होती है। हुँ, और जब ये तेल रुक जाएगा, इंडस्ट्रियाँ बंद होंगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगी तो बेरोज़गारी भी होगी, लोग भूखे भी मरेंगे। हुँ, इसके ऊपर भी हमने कुछ 4 दिन पहले बोला है कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ना, वो बाद वाली जो महँगाई है, हुँ। वो जो तूफ़ान लेगी और उससे जो भूख पैदा होगी और उससे लोग मत कत्ल होंगे या शहीद हो जाएँगे या मर जाएँगे, वो इस जंग में भी इतने लोग नहीं हुए होंगे। अच्छा, आपके एनालिसिस के मुताबिक आपको क्या लगता है कि इन तमाम सर्कमस्टेंसेस के बावजूद जो मामलात हैं, पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर खुल के आके ईरान का साथ देगा? नहीं, क्यों नहीं देगा? वजह क्या है इसके पीछे? जो आपने पहले बोली है, हुँ, आप चाहते हैं कि मुझे मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, मुझे उठा के ले जाएँ? नहीं मैं नहीं चाहता। मुझे मुझे लगता है आप चाहते हैं, आप बार-बार वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मुझे लाना चाह रहे हैं। हुँ, कोई है मसला? आपको पता है जो आपने कहा ना कि बच्चा-बच्चा जानता है, हुँ, कौन नहीं जानता?
इसकी मिसाल ले लें, आप ईरानी बच्चे गए ना कराची के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए, तो पुलिस पीछे हट गई, पुलिस पीछे हट गई, अंदर घुस गए। हाँ, यहाँ मेरा अब ये अंदर घुस सवाल गए। है, बिल्कुल यहाँ ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, कितना नुकसान हो चुका है, क्या क्या कहानी है, और क्या ये नुकसानात जो ये प्रोटेस्ट है मजीद बढ़ सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं? जी, ये बढ़ सकते हैं, और इससे नुकसान हमारा अपना ही है, क्योंकि हमारे ऊपर कंट्रोल बहुत सारी चीज़ों का है। हम ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकते और ज़्यादा खुल के हम बोल भी नहीं सकते। इसकी मिसाल यही है कि जो अमेरिकी कॉन्सुलेट है, आपको पता है ये दुनिया की दूसरी बड़ी कॉन्सुलेट है। इतनी बड़ी कॉन्सुलेट पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, ख़ास तौर पे इस खत्ते के अंदर। वहाँ हमारे पाकिस्तानी गया प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है, गम गुस्सा उन्होंने थोड़ी तोड़ फोड़ की है, इतनी बड़ी है, आप पीछे आराम से बैठ जाएं, डायरेक्ट फायरिंग की है, दर्जनों की तादाद से लोग शहीद हो गए। इस तरह यूएनओ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो ऑफिस है उधर अवाम ने आग लगा दी है। लाहौर के अंदर भी अवाम जब जा रही थी तो वहाँ पे पंजाब पुलिस आ गई और फिर उन्होंने लाठी चार्ज किया और तोड़ फोड़ की, सारा कुछ हुआ। तो अब आप ये देख लें कि हमारे यहाँ प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं है। ये तो अब की बात है ना, जंगी सूरत हाल के अंदर है। इससे पहले जमात इस्लामी के एक साहब जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए जाते थे तो क्या उनके साथ रवैया अख्तियार करते थे? प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हो रहा है? इसराइल के। इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका के खिलाफ नहीं हो रहा। अब आप सोचें अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा आवाम के साथ? बिल्कुल सही है, तो सीधी गोलियां लगेंगी भाई। तो फिर आप कहते हैं कि मैं कुछ और बताऊं, मैं कहाँ से बताऊं? बिल्कुल ठीक है भाई, मैंने जिंदा रहना है, उनका कंट्रोल इतना है। आपको वो याद नहीं है रेमर डेविस? बिल्कुल, उसने बुक नहीं लिखी द कॉन्ट्रैक्टर, किराए का कातिल। उसके अंदर उसने क्या क्या नहीं लिखा, मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, मैं कोट भी नहीं कर सकता कि वो जो CIA का ब्लैक वाटर सब एजेंसी है और उसका एजेंट है उसने क्या क्या लिखा है, मैं यहाँ नहीं बोल सकता। जिसको अगर है शौक तो वो पढ़ ले, तो कॉन्ट्रैक्टर इंटरनेट पे मिल जाएगी, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। उसने लिखा है कि किस किस ने मुझे क्या सपोर्ट किया और कितना डॉलर लिए। अब आप बताएं कैसे बोले हम? बिल्कुल ठीक है। तो अभी बस आखिर में क्या कहना चाहेंगे कि अब इसराइल मज़ीद कोई हमले करने जा रहा है? इसराइल भी हमले करेगा ईरान के ऊपर और अमेरिका भी करेगा, और हो सकता है कि कुछ हमारे बेवकूफ़ अरब ममालिक शामिल हो जाएं। मैं बेवकूफ़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ी की थी और उस बेवकूफ़ी का नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं। और दूसरी बेवकूफ़ी फसाद अफ़गानिस्तान वाली थी, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, जिसमें हमारे अभी जो रिटायर्ड चीफ हुए हैं, कोल्ड वार, ठीक है जी, कोल्ड वार, ठीक है, प्रॉक्सी वार, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने म्यूनिख कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि हमारी जंग नहीं थी, दैट वाज द वार बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, दे ड्रैग्ड अस। ठीक है, ये एग्जैक्ट वर्ड है हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब के। हमें घसीटा गया, हमारे लाखों लोग जो है वो शहीद हुए, हमारा अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हुआ और हमें बाद में कुछ दिया भी नहीं। ठीक है, तो बेवकूफ़ लोग हैं। उस वक्त अरब ने कुछ MBS के दाता परदादा ने एक जासूस के साथ मिल के बरतानिया को पूरी सपोर्ट की, सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े किए, जीती हुई जंग सल्तनत उस्मानिया जो है वो हार गया और टुकड़े टुकड़े हो गए और उसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। उस वक्त से लेके फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 से लेके आज तक 78 साल हो चुके हैं। आप मुझे बताएं कौन सा इस्लामिक मुल्क महफूज है जिन्होंने अमेरिका की जी हजूरी नहीं की? आपको याद नहीं है ट्रंप ने पिछले टेन्योर में कहा था कि मैं जस्ट एट 1 किक मैं MBS की हुकूमत गिरा सकता हूँ। भाई तू मामा लगता है, वो तो आज़ाद मुल्क है, ये हमें पढ़ाया गया है। अब ये तो नहीं बताया गया कि 1914 के बाद इन्होंने मुआहदे किए थे कि आप जो है हमें ये अरब का खिता दे दें, हम बगावत करेंगे सल्तनत उस्मानिया के साथ। मसला ये है कि एक तो हमारी अवाम बिलखसूस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पढ़ते नहीं हैं, बहुत कम हमारे जर्नलिस्ट हैं वो तारीख पढ़ते हैं। तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ना कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बिल्कुल। क्यों ट्रंप ने कहा कि मैं एक ठोकर मारूंगा MBS की हुकूमत गिर जाएगी? कितना पावरफुल आदमी, कितना पैसा है उसके पास। फिर वो खुद ही कहता है कि मैं इसलिए नहीं गिराता क्योंकि वो गाय है और ये वो गाय है जो दूध भी देती है और सोना भी देती है गोबर की जगह। ठीक है, कतर को क्यों कहा जाता है मिनी अमेरिका ऑफ वर्ल्ड या अमेरिका ऑफ एशिया? इतने ज़्यादा फौजी हैं वहाँ पे, उसकी एयर बेसिस है, ठीक है, नेवल बेसिस है। क्यों है भाई? आप तो आज़ाद खुद मुख्तियार मुल्क है ना, क्यों दूसरा अड्डा आके बैठा हुआ है? बिल्कुल, उन्होंने क्यों अड्डे लगाए हुए हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, फिर हम जो है अफगानिस्तान के अंदर 10 साल जंग लड़ते रहे, फिर वो अमेरिका यहाँ से चला गया 89 के अंदर,
जब इसराइल के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके बाद देखें फिर अमेरिका ने हर मुस्लिम मुल्क की ईंट से ईंट बजाई है, हर जगह मुदाखलत की है। बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ चला गया, वहाँ 12 सीआईए ने 12 जमातें बनाई, उन 12 जमातों की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर वज़ीर आज़म बेनज़ीर ने 93 के अंदर, और उस वक्त जो इंटीरियर मिनिस्टर थे वो कोई बहुत बड़े रैंक के ऑफिसर रिटायर्ड थे, उन दोनों ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद फैसला किया कि एक जो जमात जो थोड़ी बेहतर है उसको सपोर्ट किया जाए, उसको सपोर्ट करके वहाँ पे हालात नॉर्मलाइज करके हुकूमत बनाएगी। और जो पहले वाले हुक्मरान थे वो रिज़ाइन दे के यूएनओ के अंदर चले गए। फिर 96 के अंदर अमेरिका ने दोबारा मुदाखलत की और तरकई का कत्ल की, और कत्ल करने के बाद फिर मुदाखलत की, और मुदाखलत करने के बाद तब से लेके अब तक सीआईए वहाँ बैठी हुई है। चलिए, ठीक है, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक जो है ना, हम बेवकूफ़ कौम है, ठीक है, मुस्लिम कौम, हमें अक्ल दे, हमें हिदायत दे, हमें हक और सच की राह पर चलाए, और हमारी आंखें खोले, हमें पता चले कि कौन में असल हमारा दुश्मन है और कौन हमारे साथ खड़ा है। ये कह सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं चलिए, कह बहुत सकते। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब अली तलत चौधरी साहब, जो कि इंटरनेशनल अफेयर के ऊपर गहरी नज़र रखती हैं, और उन्होंने अपना एनालिसिस, अपने ऑब्जर्वेशन, उन्होंने अपना तजिया बताया कि इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस है वो क्या हैं, और हमें इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ सकता है, पाकिस्तान के हालात के ऊपर, पाकिस्तान की महंगाई के ऊपर क्या पड़ सकता है, और फिर जो इस वक्त इसराइल के दोबारा से हमले जो हैं वो तेहरान के ऊपर शुरू हो चुके हैं। इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।